नमस्कार। आज हम जिस विषय की गहराई में उतर रहे हैं वो है बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी बीपीएससी टीआरई। हमारे पास इस परीक्षा के सिलेबस और पैटर्न की जानकारी देने वाला एक दस्तावेज है और आज हम इसे सिर्फ पढ़ेंगे नहीं बल्कि इसका पोस्टमार्टम करेंगे। बिल्कुल समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिलेबस सिर्फ विषयों की एक लिस्ट है या ये मतलब सफल उम्मीदवार की एक छिपी हुई प्रोफाइल बताता है। हाँ, एक तरह का कोड। बिल्कुल, और आज हम इसी कोड को तोड़ने की कोशिश करेंगे। पहली नजर में जो बातें सामने आती हैं वो काफी दिलचस्प हैं। 150 सवाल, 150 नंबर और 2.5 घंटे का समय। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। ये तो बहुत बड़ी राहत है। सच कहूं तो ये आखिरी वाली बात सुनकर मुझे भी थोड़ी राहत मिली। ये तो उम्मीदवारों के लिए मतलब गेम चेंजर हो सकता है। बिना किसी डर के आप सारे सवाल हल कर सकते हैं। हाँ, बिना डरे हर सवाल का जवाब देने की आजादी। तो चलिए इस कोड को क्रैक करना शुरू करते हैं। बिल्कुल, और इस कोड को क्रैक करने का पहला सुराग इसकी बनावट में ही छिपा है। इसकी बनावट में कैसे? देखिए, पूरी परीक्षा 3 हिस्सों में बटी है। भाषा, सामान्य अध्ययन और आपका अपना विषय। ये सिर्फ एक बंटवारा नहीं है, ये असल में 3 अलग-अलग दरवाजे हैं और हर दरवाजे की चाबी अलग है। मतलब हर दरवाजा एक अलग तरह की काबिलियत को परखता है। बिल्कुल सही। ठीक है, तो शुरुआत इसी ढांचे से करते हैं। इन 3 दरवाजों के पीछे अंकों का बंटवारा कैसा है? हाँ, क्योंकि अक्सर यहीं से तैयारी की पूरी दिशा तय होती है। और सोर्स में दी गई तालिका इसे बिल्कुल आईने की तरह साफ कर देती है। और ये नंबर मतलब बहुत कुछ कहते हैं। अच्छा, भाग 1 यानी भाषा, इसके लिए 30 प्रश्न है। ठीक है, 30। भाग 2 यानी सामान्य अध्ययन, उससे 40 प्रश्न। 40। और फिर आता है सबसे बड़ा हिस्सा, भाग 3 यानी आपका विषय विशेष, जहाँ से पूरे 80 प्रश्न। पूरे 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। 80 मतलब आधे से भी ज्यादा। जी, ये तो साफ इशारा है कि आयोग आपकी विशेषज्ञता को सबसे ऊपर रख रहा है। यही तो बात है। ये महज एक बंटवारा नहीं है, ये एक स्पष्ट संदेश है कि वो एक ऐसा शिक्षक चाहते हैं जो अपने विषय का मास्टर हो। हाँ, बाकी चीजें जरूरी हैं, पर नींव विषय ही है। बिल्कुल। तो चलिए पहले दरवाजे से अंदर चलते हैं, भाषा। हाँ, भाग 1 जिसे अर्हक या क्वालिफाइंग कहा गया है। अभी थोड़ा अजीब नहीं है? किस तरह से? कि परीक्षा का 1/3 हिस्सा आपकी मेरिट में कोई भूमिका ही नहीं निभाएगा। इसके पीछे आयोग की क्या सोच हो सकती है? ये सवाल बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये हमें एग्जामिनर के दिमाग में झांकने का मौका देता है। अर्हक का मतलब है कि ये एक फिल्टर है, मेरिट मेकर नहीं। एक फिल्टर? हाँ, सोचिए आयोग ऐसा क्यों कर रहा है? वो नहीं चाहते कि कोई सिर्फ भाषा का महारथी बनकर शिक्षक बन जाए। लेकिन वो ये भी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हर शिक्षक के पास संवाद की एक बुनियादी क्षमता हो। बिल्कुल, आपको न्यूनतम अंक लाने हैं और अगर आप इसमें फेल हो गए तो आपके बाकी दोनों पेपर चेक ही नहीं होंगे, चाहे आपने उनमें कितना भी अच्छा प्रदर्शन क्यों ना किया हो। जी। तो ये एक तरह से पहली सीढ़ी है जिसे पार किए बिना आप आगे की मंजिल का सोच भी नहीं सकते। सही। इसमें पूछा क्या जा रहा है? सोर्स के मुताबिक इसमें 2 खंड हैं। एक में हिंदी, उर्दू या बांग्ला में से कोई एक चुनना है और दूसरा अंग्रेजी है जो सबके लिए अनिवार्य है। और टॉपिक्स भी बहुत बुनियादी हैं, व्याकरण, शब्दावली, वाक्य शुद्धि और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। मतलब अपठित गद्यांश। हाँ, मतलब ये वही सब है जो हम स्कूल से पढ़ते आए हैं, कुछ भी नया या रॉकेट साइंस नहीं है। तो फिर इसके लिए रणनीति क्या होनी चाहिए? क्या इसे हल्के में ले सकते हैं? हल्के में लेना तो सबसे बड़ी गलती होगी। अच्छा। लेकिन इस पे जरूरत से ज्यादा समय लगाना भी वो बेवकूफी होगी। तो संतुलन बनाना होगा। इसे ऐसे समझिए, ये दौड़ जीतने के लिए नहीं बल्कि दौड़ में बने रहने के लिए है। दौड़ में बनी रहने के लिए। जी, आपको बस इतना सुनिश्चित करना है कि आप इसमें आराम से पास हो जाएं, ताकि आपकी असली मेहनत जो बाकी के 120 नंबरों में है वो गिनी जा सके। सही बात है। ठीक है। ठीक है, तो भाषा का पेपर तो बस एक एंट्री टिकट है। असली खेल तो शायद अगले हिस्से से शुरू होता है, भाग 2 से। हाँ, जहाँ 40 नंबर का सामान्य अध्ययन है और इसका दायरा देखकर तो कोई भी चकरा जाए। बिल्कुल, अगर भाषा एक सीधी सादी पगडंडी थी तो ये एक चौड़ा और घुमावदार हाईवे है जिस पर कई अलग अलग गाड़ियां दौड़ रही हैं। वाह, इसमें सामान्य गणित है जिसके अंदर जैसे संख्या पद्धति, प्रतिशत, लाभ हानि। फिर रीजनिंग है जिसमें कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज जैसे सवाल हैं। ठीक। फिर सामान्य विज्ञान है जिसमें भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान की बातें हैं। और सोर्स ये भी बताता है कि विज्ञान रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा होगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण संकेत है। कैसे?
इसका मतलब है कि आयोग रटने वालों की जगह उन लोगों को ढूंढ रहा है जो विज्ञान को अपने आसपास की दुनिया से जोड़कर देख सकते हैं। अच्छा, व्यवहारिक समझ। हाँ, एक शिक्षक के लिए यह गुण बहुत जरूरी है। वे सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि व्यवहारिक समझ को परख रहे हैं। सही बात है। और इसी समझ को आगे बढ़ाते हुए इसमें सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स भी हैं। हाँ, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, सरकारी योजनाएं, पुरस्कार। और एक चीज जिस पर अलग से जोर दिया गया, बिहार विशेष तथ्य। यहाँ हमें एक पल रुकना चाहिए। ये बिहार विशेष वाला बिंदु सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, ये एक मानसिकता को दर्शाता है। मानसिकता? हाँ, आयोग ये साफ कर रहा है कि जो शिक्षक बिहार में पढ़ाएंगे उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वे राज्य की मिट्टी, संस्कृति, इतिहास और वर्तमान से जुड़े हों। ये स्थानीय संदर्भ को दी गई प्राथमिकता है। बिल्कुल, आप सिर्फ एक गणित या विज्ञान के शिक्षक नहीं हैं, आप बिहार के शिक्षक हैं। और इस खंड के अंत में इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र भी हैं, जिसमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और भारतीय संविधान पर खास जोर है। जी, तो ये 40 नंबर अपने आप में कई परीक्षाओं का पूरा सिलेबस लगते हैं। सही बात है। इतना सब कुछ सिर्फ 40 नंबर के लिए? क्या ये उम्मीदवार की सहन शक्ति परखने का एक तरीका है? ये एक बेहतरीन सवाल है। मुझे लगता है ये सहन शक्ति से ज्यादा उम्मीदवार के संतुलन को परखने का तरीका है। संतुलन? इसे एक 3 कोर्स मील की तरह समझिए। भाषा वाला हिस्सा सूप है, जरूरी है, पर मुख्य भोजन नहीं है। हाँ। सामान्य अध्ययन सलाद और साइड डिश है। सलाद और साइड डिश? हाँ, आपके प्लेट को पूरा करता है, आपको एक संपूर्ण अनुभव देता है। ये दिखाता है कि आप सिर्फ अपने विषय के कीड़े नहीं हैं, बल्कि अपने आसपास की दुनिया के प्रति भी जागरूक हैं। वाओ, ये तुलना तो शानदार है, सूप और सलाद। तो अब मेन कोर्स की बारी है। बिल्कुल, जहां असली दावत है। भाग 3, विषय विशेष और पूरे 80 अंक। जी हाँ, यही वो हिस्सा है जो तय करेगा कि आप मेरिट लिस्ट में कहाँ खड़े होंगे। अच्छा। यहीं पर आयोग एक कैंडिडेट और एक भावी शिक्षक के बीच का फर्क देखेगा। सोर्स भी इसे साफ करता है कि ये हर स्तर के शिक्षक के लिए अलग अलग है। हाँ, प्राथमिक शिक्षकों के लिए मतलब कक्षा 1 से 5 के लिए इसमें गणित, पर्यावरण अध्ययन, भाषा और शिक्षण की अवधारणाएं शामिल हैं। मतलब एक जनरलिस्ट की भूमिका। बिल्कुल। और जैसे जैसे हम ऊपर की कक्षाओं की ओर बढ़ते हैं, ये और भी विशिष्ट होता जाता है। जैसे मध्य विद्यालय के लिए गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान या भाषा में से चुनना होता है, लेकिन असली गहराई तो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में दिखती है। हाँ, वहाँ सोर्स गहन ज्ञान शब्द का इस्तेमाल करता है। गहन ज्ञान मतलब सतही जानकारी से काम नहीं चलेगा। अगर आप भौतिकी के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको भौतिकी की गहरी समझ होनी चाहिए। बिल्कुल। यहाँ विशेषज्ञता की उम्मीद की जा रही है। और री पर सोर्स हमें एक और बड़ा सुराग देता है। कौन सा? अगर हम दस्तावेज के अंत में देखें तो वहाँ महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं। हाँ, मैंने भी देखा। ये सिर्फ सिलेबस नहीं है, ये तैयारी की पूरी गाइड है। और उसमें सबसे पहली और सबसे बड़ी बात साफ साफ लिखी है, विषय विशेष पर सबसे अधिक फोकस करें। जी, आयोग खुद आपको बता रहा है कि जीत का रास्ता कहाँ से होकर जाता है। कमाल है, मतलब जवाब सवाल में ही छिपा है। बिल्कुल। और साथ ही ये भी लिखा है कि एनसीईआरटी की किताबें और बिहार से जुड़े करंट अफेयर्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये तो एक तरह से तैयारी के लिए कौन सी किताबें पढ़नी है उसका भी इशारा है। एनसीईआरटी का जिक्र बहुत अहम है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी एक मानक है, एक बेसलाइन है। ये सुनिश्चित करता है कि पूरे देश में ज्ञान का एक समान आधार हो। ठीक है। जब आयोग एनसीईआरटी पढ़ने को कहता है तो वो ये कह रहा है कि हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप पहले नींव मजबूत करें, फिर उस पर विशेषज्ञता की इमारत बनाएं। लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। पूछिए। अगर कोई उम्मीदवार आयोग की इस सलाह को अक्षरशः मान ले और अपना 90% समय सिर्फ अपने 80 नंबर वाले विषय को दे दे, तो क्या ये एक जाल भी हो सकता है कि वो सामान्य अध्ययन को पूरी तरह नजरअंदाज कर दे? बिल्कुल। और कट ऑफ में कुछ नंबरों से रह जाए? ये एक बहुत ही व्यवहारिक चिंता है और यहीं पर फोकस और नजरअंदाज करने के बीच का अंतर समझना जरूरी है। अच्छा। जब सोर्स कहता है सबसे अधिक फोकस करें, तो उसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सब कुछ छोड़ दें। तो फिर क्या मतलब है? उसका मतलब है अपनी ऊर्जा का सही आवंटन। अगर आप दिन में 8 घंटे पढ़ते हैं तो शायद 4-5 घंटे अपने विषय को दे, 2-3 घंटे सामान्य अध्ययन को और थोड़ा समय भाषा के अभ्यास के लिए भी निकालें। मतलब प्राथमिकता तय करने का मामला है, बाकी सब कुछ शून्य करने का नहीं। बिल्कुल। सलाद और साइड डिश को पूरी तरह प्लेट से हटा देने से भोजन अधूरा रह जाता है। सही है।
तो ये संतुलन का खेल है, त्याग का नहीं। जी। तो इस पूरी पड़ताल का, इस कोड ब्रेकिंग का क्या मतलब निकलता है? हमने जो भी जानकारी इस सोर्स से निकाली, उसके आधार पर कुछ बातें बिल्कुल साफ हैं। पहली बात तो यह है कि ये परीक्षा 3 अलग-अलग क्षमताओं को जांचती है। भाषा के जरिए संवाद की बुनियादी क्षमता, सामान्य अध्ययन के जरिए एक जागरूक नागरिक होने की क्षमता, और विषय विशेष के जरिए एक विशेषज्ञ होने की क्षमता। हाँ, ये एक संतुलित संरचना है, लेकिन हर भाग का वजन बराबर नहीं है। दूसरा, नेगेटिव मार्किंग का ना होना एक बड़ा मनोवैज्ञानिक लाभ है। बहुत बड़ा। इसका मतलब है कि उम्मीदवार बिना किसी डर के सभी 150 प्रश्नों को हल करने का प्रयास कर सकते हैं। ये परीक्षा सिर्फ आपके ज्ञान की नहीं, बल्कि आपके साहस की भी परीक्षा लेती है कि आप अनिश्चितता में भी एक तार्किक अनुमान लगा सकते हैं या नहीं। सही बात है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस पूरे विश्लेषण से निकल कर आती है, वो है प्राथमिकता तय करना। सोर्स खुद इशारा कर रहा है कि सफलता की कुंजी उन 80 अंकों वाले विषय विशेष में छिपी है, जिसकी नींव एनसीईआरटी की किताबों पर रखी जानी चाहिए। ये परीक्षा ज्ञान के सागर में गोते लगाने की नहीं, बल्कि सही जगह पर गहराई तक जाने की मांग करती है। बिल्कुल सही कहा। तो ये सिर्फ एक सिलेबस नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट है। हाँ, जो बताता है कि एक सफल शिक्षक में आयोग क्या गुण देख रहा है। अपने विषय पर पकड़, अपने राज्य की समझ और दुनिया के बारे में एक सामान्य जागरूकता। बिल्कुल। और ये पूरा विश्लेषण एक जरूरी सवाल खड़ा करता है। क्या? ये परीक्षा सिर्फ ये नहीं परखती कि उम्मीदवार को क्या आता है, बल्कि ये भी परखती है कि उम्मीदवार अपनी ऊर्जा और समय का प्रबंधन कैसे करता है। सही। तो हर उम्मीदवार के लिए सोचने वाली बात यह है, ज्ञान और रणनीति के इस संतुलन को कोई कैसे साधेगा। ये परीक्षा सिर्फ ज्ञान और रणनीति का संतुलन नहीं है, ये उम्मीदवार के आत्मविश्वास और दबाव झेलने की क्षमता का भी इम्तिहान है। अच्छा। तो सोचने वाली बात यह है, जब 2.5 घंटे की घड़ी चल रही होगी, तो क्या एक उम्मीदवार अपनी बनाई रणनीति पर टिका रह पाएगा या घबराकर सब कुछ बराबर समय देने लगेगा? असली लड़ाई शायद वही है। बिल्कुल, असली लड़ाई शायद वही है।